लेड पॉइजनिंग, मेटेलिक लेड और उसके सोल्ट दोनों पॉइजनस है। जबकि हमने पहले आर्सेनिक पढ़ा था, उसमें देखा था कि मेटेलिक आर्सेनिक तो पॉइजनस नहीं होता, लेकिन हाँ उसके सोल्ट पॉइजनस होते हैं। तो अब हम लेड के सोल्ट देख लेते हैं। जैसे लेड एसीटेट, जिसे सुगर ऑफ लेड कहा जाता है, ये मोस्ट कॉमन सोर्स है लेड पॉइजनिंग का। उसके बाद है लेड कार्बोनेट, जिसे सफ़ेदा कहते हैं, ये पेंट की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद लेड टेट्राऑक्साइड, जिसे बर्मिलियन कहा जाता है, ये सिंदूर की तरह यूज़ किया जाता है। लेड सल्फाइड लीस्ट टॉक्सिक है। और टेट्रा इथाइल लेड, जिसे पेट्रोल में एंटीनॉक की तरह यूज़ करते हैं, और ये बच्चों में इंसेफेलोपैथी करता है। तो टेट्रा इथाइल लेड, तो इथाइल एंसेफेलोपैथी। आगे जाएगा एक्यूट पॉइजनिंग। लेड की एक्यूट पॉइजनिंग वेरी रेयर है। बेसिस में टिपिकल न्यूरोलॉजिकल साइन होते हैं, जैसे पेन, मसल वीकनेस, इंसोम्निया, कोमा, डेथ। कुछ जीआईटी सिम्टम जैसे नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। अगर कोई लार्ज डोज शॉर्ट टाइम में ले लेता है तो हिमोलिसिस और शॉक से डेथ हो सकती है। आगे जाएगा, जो बच्चे में सेरेब्रल अटेक्सिया देखा जाता है, जो कि कॉमन है बच्चों में, सेरेब्रल अटेक्सिया कॉमन इन चिल्ड्रन। अब आ जाएगा एक्शन की बात करें तो लेड जो होता है वह सल्फाइड्रिल ग्रुप से जुड़ जाता है। सल्फाइड्रिल ग्रुप किसके? ALA डिहाइड्रेटेज और फिरोकिटेलेस से के सल्फाइड्रिल ग्रुप से यह जुड़ जाता है। और ये जो एंजाइम है ये हिम सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, तो ये इंटरफेयर कर दिया इसने हिम सिंथेसिस के लिए। अब इंटरफेयर तो हिम सिंथेसिस इनहिबिट कर दिया, हीमोलाइसिस को बढ़ा दिया, साथ साथ ये यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को कम कर देता है, जिससे सेचुराइन गाउट होता है। CNS की बात करें तो CNS टॉक्सिसिटी जैसे एडिमा, लो IQ, नर्व कंडक्टेंस को इनहिबिट करता है, साथ साथ बच्चों में लेड एंसेफेलोपैथी करता है। आगे अगर अपन देखें फेटल डोज की बात करें तो लेड एसीटेट का 20 ग्राम और लेड कार्बोनेट का 40 ग्राम। तो क्या लेड एसीटेट का 20 ग्राम और लेड कार्बोनेट का 40 ग्राम। फेटल पीरियड की बात करें तो 1 to 2 डेज। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो गैस्ट्रिक लावाज किया जाता है सोडियम मैग्नीशियम सल्फेट से। चिलेटिंग एजेंट जैसे बाल, DMSA, पेनिसिलामिन यूज़ किया जाता है। पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस की जाती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करा जाता है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस मिलती है, इन्फ्लामेशन मिलता है, स्टोमक म्यूकोसा थिक हो जाती है और वह कवर हो जाता है, थिक ग्रेइश वाइट डिपोजिशंस इसमें कवर कर लेता है। अब हम क्रोनिक लेड पॉइजनिंग देख रहे हैं। क्रोनिक लेड पॉइजनिंग बहुत ही कॉमन है, मतलब कॉमनेस्ट मेटल जो इन्वॉल्व होती है क्रोनिक पॉइजनिंग में वो लेड ही है, जो कि क्या करती है, प्लम्बिज्म या सेचुरिज्म कहते हैं। अब इसको याद करने का तरीका ये है ABCDEFGHI। तो इनके अपन देख लेते हैं। A से एनीमिया, किस तरह का एनीमिया? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। B से बटूनियल लाइन, ये ब्लू लाइन बन जाती है गम में। बेसोफिलिक स्टिपलिंग, RBC में ब्लू डॉट मिलेंगी, बेसोफिलिक स्टिपलिंग। ब्लू लाइन हमें बच्चों में जो मेटाफाइसिस एंड होता है तो मेटाफाइसिस में लेड डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से हमें बोन लाइन मिलती है। उसके बाद C से कोलिक, नाइट में बहुत सीवियर पेन होता है। C से कॉन्स्टिपेशन, ड्रॉप जैसे रेस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप जिसे लेड पाल्सी कहा जाता है। E से एनसेफेलोपैथी बच्चों में अपन ने देखा ही था, किसकी वजह से थी? टेट्रा इथाइल लेड की वजह से थी। F से फेशियल पेलार, ये अर्लीस्ट साइन होता है। G से गाउट, अपने बोला था यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाता है तो एक्सक्रीशन को कम करता है, तो G से गाउट, सेचुराइन गाउट। उसके बाद आ जाएगा S से हाइपरटेंशन और I से इम्पोटेंसी होती है। तो ये हमने क्रोनिक लेड पॉइजनिंग के फीचर देखे। अब आइए डायग्नोसिस की बात। तो डायग्नोसिस कैसे, अगर अपन ब्लड में देखेंगे तो पंक्टेड बेसोफिलिक सेल मिलती है, मतलब RBC में अपने को बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलती थी, तो पंक्टेड बेसोफिलिक सेल मोर देन 200। लेड का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा ब्लड में और ALA का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि उसने इनहिबिट कर दिया था। आगे आ जाएगा यूरिन जो है उसमें हमें लेड मिलेगा 0.25 मिलीग्राम पर लीटर। कोप्रोपरफायरिन का लेवल बढ़ जाता है और यूरिन में वह एक्सक्रीट होता है। एक्सरे की बात की जाए तो GIT में रेडियो ओपेक फाइंडिंग मिलती है, रेडियो ओपेक बैंड मिलते हैं मेटाफाइसिस में। किसके मेटाफाइसिस में? चिल्ड्रन की मेटाफाइसिस में। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जनरली जो ट्रीटमेंट है वह बाल है और
DDTA है और ओरल चिलेटिंग एजेंट जैसे पेनिसिलामिन डी दिया जाता है, मतलब डी पेनिसिलामिन यूज़ करते हैं ओरल। तो यही है, बस इनकी पॉइजनिंग के हिसाब से इनके डोज चेंज है। जैसे अगर अपन देखें सीवियर एक्यूट पॉइजनिंग विथ एंसेफेलोपैथी में भी यही दिया जाता है, सीवियर एक्यूट पॉइजनिंग विदाउट एंसेफेलोपैथी में भी बाल EDTA ओरल चिलेटिंग एजेंट, मॉडरेट पॉइजनिंग में भी यही दिए जाते हैं बाल EDTA, फिर फॉलोड बाय ओरल चिलेटिंग अपन करते हैं। उसके बाद माइल्ड पॉइजनिंग में डी पेनिसिलामिन और सक्सीमर दिया जाता है। आगे जाएगा पोस्टमार्टम फाइंडिंग। देखो पोस्टमार्टम फाइंडिंग जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ब्लू लाइन मिलती है गम में, अपन ने देखा था जो कि इसके फीचर ही है, ब्लू लाइन मिलती है गम में। उसके बाद आ जाएगा स्टोमक और इंटेस्टाइन अल्सरेटेड, हीमोरेज और कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना यहाँ ऑर्गन जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो जैसे स्टोमक इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट, लीवर और किडनी कॉन्ट्रैक्टेड, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड है लीवर और किडनी, जबकि हार्ट की क्या है हाइपरट्रोफी है, बोन मेरो की क्या है हाइपरप्लेजिया है, और पेरिफेरल नर्व जो है उसमें सेगमेंट डीमाइलिनेशन मिलता है। तो ये अपन ने फाइंडिंग देखी पोस्टमार्टम अपीयरेंस की। अब कोज ऑफ डेथ क्या है, हमने देखा था एक्यूट पॉइजनिंग है तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से डेथ होती है और शॉक की वजह से। आगे आ जाएगा अपना क्रोनिक पॉइजनिंग में जो डेथ है उसका कोजेस क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी, रीनल, हिपेटिक मींस लीवर फेलियर, तो रेस्पिरेटरी फेलियर, रीनल फेलियर, हिपेटिक फेलियर, माल न्यूट्रिशन, एंसेफेलोपैथी। अब उसके बाद सर्कमस्टेंसेस ऑफ पॉइजनिंग मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। एक्यूट पॉइजनिंग इसकी वेरी रेयर है, अगर क्रोनिक पॉइजनिंग की बात करें तो यही मोर कॉमन होती है और यह होमिसाइडल के रूप में रेयरली यूज़ की जाती है। एक्सीडेंटल अधिक पाई जाती है जो बर्कर मेटल का यूज़ करते हैं। उसके बाद रहेगा नोट यूज फॉर सुसाइड, सुसाइड के लिए कोई यूज़ नहीं करता। जो गन शॉट इंजरी होती है उसमें जो शॉट हैं वह टिश्यू में रह जाते हैं, वहाँ फाइब्रोसिस होती है, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से लेड रिलीज होता है जिससे 12 to 48 डेज में सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमने कंप्लीट करा लेड पॉइजनिंग। थैंक यू।